अस्सलाम वालेकुम चबीज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ अपनी इस नई कॉमिक द विलेनस एंटर्स द गेम की नई किस्त के अंदर। तो बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं आज की किस्त का। बोलता है कि तुम्हारी फाइनल वार्निंग है सैडी, उसे चोट पहुंचा देंगी, बिल्कुल मत सोचना। ये बात किसी और ने नहीं, इस रेडियो वाले पर्सन कार्लस ने कही होती है। और वो कहता है कि अगर उसे एक खरूज भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये बात याद रखो। फिर हमें सामने का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोल्डन ईयर वाली लेडी ने पर्पल ईयर वाली लेडी के गले के ऊपर चाकू रखा होता है, जैसे कि उसे मार ही डालेगी। और यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि बस उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर पर्पल ईयर वाली लेडी बोलती है उस तरह उस पर चिल्लाना बंद करो, वो एक अच्छी लड़की है, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी, आखिरकार वो मेरी दोस्त है। मुझे यकीन नहीं आता कोई इस तरह की बातें किसी के बारे में कैसे कह सकता है जब सामने वाले बंदे ने आपके गले के ऊपर चाकू रखा हुआ है। ये लड़की फिर भी उसकी तारीफें कर रही है। ये बात सुनकर उस पर ब्लू हेयर वाले पर्सन से सब्र नहीं होता और वो गुस्सा होता है और वो कहता है कि ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बात अपने दिल से निकाल दो, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे जेलस है। यहाँ पर अच्छा जो है वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने हमेशा सबकी मदद की, यहाँ तक मेरी जान भी बचाई। यहाँ पे सिर्फ तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बचा लूंगा। अगली पल हमें इन तीनों लड़कों को दिखाया जाता है एक बड़ी सी बिल्डिंग के पोस्टर के ऊपर, मतलब कि ये तीनों एक गेम का हिस्सा है। और बिल्डिंग के जस्ट नीचे तीन लड़कियां खड़ी होती हैं और वो पागलों की तरह चला रही होती है, जैसे कि कोई भी फैन अपने आइडल्स के लिए चलाता है। और वो तीनों कह रही होती हैं क्या यार तुमने उस प्रिंस को देखा था ना, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, वाकई वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है यार, आई कांट बिलीव दिस। लेकिन वाकई मुझे लगता है कार्लस जो है ना वो राइटर्स का फेवरेट कैरेक्टर है। आखिरकार उसका कार्ड कभी भी डाउन नहीं हुआ, तुमने देखा ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा कूल लगता है यार, आज तक वो कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। और वो लोग यही बातें करते हुए ना रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। इतने में एक लड़की रोती है और कहती है लेकिन कार्ल वो राफेल वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसके सीन्स देखे ना कितने कम थे। तो दूसरी लड़की बोलती है नहीं नहीं यार, उसका लास्ट सीन मुझे याद है, वो लास्ट सीन में लीड कर रहा था, वो उसके सीन कम कैसे हो सकते हैं, आफ्टर ऑल वो हमारा मेन कैरेक्टर है। और फिर हमें आगे एक और लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे रास्ता चाहिए। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है। यहाँ पर ये इस लड़की को देखकर हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, क्योंकि उसकी ज्वेलरी वगैरह मतलब वो थोड़ा रिच लग रही थी। इस लड़की को देखकर ना ये तीनों कहते हैं क्या देखो लड़की गाइस उसे देखो, वो उसने वही वही इयरिंग्स पहने हुए हैं ना, मतलब कि ये इयरिंग्स जो है ना ये एक गिफ्ट है जो कि उस गेम को जीतने वाले, जिस गेम के कैरेक्टर्स अभी हमने देखे हैं उस गेम के जीतने वाले पर्सन को मिलने थे। और वो लोग बोलते हैं हमें यकीन नहीं आता उसके पास ये मौजूद है। फिर हमें एक डेट दिखाई जाती है और साथ में कुछ टाइम लिखा हुआ दिखाया जाता है कि 6:30 PM जून 31st 2021 22nd डे ऑफ 5th लूनर कैलेंडर। अगर किसी को लूनर कैलेंडर का नहीं पता तो ये चाइनीज कैलेंडर है। ओके, आगे में एक क्वेश्चन दिखाया जाता है उस लड़की के फोन में जिसने अभी रोड क्रॉस किया था। उस पर लिखा आता है कि हेलो, हम प्रोडक्शन टीम से हैं, नाइट ऑफ रेन एंड थ्रोन की गेम से। हमने देखा आप यहाँ के प्लेयर हो जो कि सबसे टॉप पर है और आपने बहुत ज़्यादा गिफ्ट यहाँ से परचेज किए, तो हम आपको एक सर्वे लेने चाहते हैं, अगर आप बुरा ना महसूस करें। लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मैं सर्वे देना चाहूँगी। उसके बाद उससे एक सवाल पूछा जाता है और बोलते हैं क्या ये आपकी पहली ऑटोम गेम है? लड़की बोलती है जी ये बिल्कुल मेरी पहली ऑटोम गेम है। फिर वो लोग बोलते हैं कि आपको इस गेम के बारे में कहाँ से मालूम हुआ? लड़की बताती है इसके बारे में मुझे मेरे दोस्त से मालूम हुआ, अभी तक सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। फिर वो बोलते हैं कि आपको इसमें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है? तो लड़की बोलती है कि वो विलन कैरेक्टर। उसके बाद उनका दोबारा मैसेज आता है कि क्यों आपको वो विलन कैरेक्टर क्यों पसंद है? तो लड़की बोलती है क्योंकि वो वाहिद कैरेक्टर है जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है लड़की के सामने एक ट्रक होता है और लड़की के जवाब देते ही वो ट्रक बिल्कुल उसके ऊपर से गुजर जाता है, मतलब लड़की उसके नीचे कुचली जाती है और आप बुरे तरीके से मारी जाती है। उनका जवाब आता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन, अगर आपको गेम से निकलना हो तो आप क्या करना चाहोगे? और हमें दिखाया जाता है कि लड़की उस वक्त तक मर चुकी थी, मतलब जवाब देने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक से एक जवाब आता है और उस पर लिखा होता है कि मैं चाहूँगी कि कोई मुझे प्यार करे। और उसी के साथ डाटा एंट्री जो है वो कंप्लीट होती है और वो लड़की वो उस वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाती है, मतलब कि उसी विलन की बॉडी में। इतने में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सर्वेंट को जो बोलती है हमारी लेडी कि आप जाग चुके हो, लेडी सैंडी आप ठीक हो ना? और हमें उसी कैरेक्टर को दिखाया जाता है गोल्डन हेयर वाले जिसने उस पर्पल हेयर वाली लेडी के ऊपर चाकू रखा हुआ था। यहाँ पर वो पर्सन जो कि अभी अभी रीइंकारनेट हुई थी इस बॉडी में, वो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है, वो मेरा सर ये बहुत दुख रहा है। उसके सामने जो सर्वेंट होती है वो बोलती है कि वंडरफुल आप जाग ही गए, आपको पता है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अभी भी वही लेडी जो अभी इस बॉडी में रीइंकारनेट हुई है वो बोलती है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो लड़की उसकी मेट बोलती है कि ऑफ कोर्स ये दुखेगा ना, आखिरकार मार्च के इतने ठंड के महीने में आप बाहर खेलने कैसे जा सकते हो? आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इस तरह का बिहेव आगे ना करो, मैं ऐसा कुछ भी आगे नहीं देखना चाहूँगी। लड़की बोलती है मुझे समझ नहीं आया मगर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो बोलती है आपके स्टेटस की वजह से, आपको नहीं पता आप इस तरह नहीं कर सकते, क्या मुझे आपको ये दोबारा याद करवाना पड़ेगा? तो लेडी बोलती है क्या मतलब मेरा स्टेटस? वो बोलती है आफ्टर ऑल आप लेडी ग्लैडस्टोन है। और ये सुनते ही लड़की के पाँव से तो जमीन निकल जाती है। वो कहती है क्या मतलब उसी विलन के कैरेक्टर में?
ये कैसे मुमकिन है। और हमें यहाँ पर उस लड़की का यानी कि गोल्डन हेयर वाली लड़की का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये एल्डेस्ट डॉटर है ग्लैंडस्टोन फैमिली की, और ये नोबल जितनी भी नोबल फैमिलीज हैं ये उनमें सबसे हाई फैमिली है। और अगर रॉयल फैमिलीज में देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे आती है। मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है इस वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे हमें बताया जाता है इस लेडी को जिसे हेवन की ब्लेसिंग का टाइटल मिला था, लेकिन ये सब कुछ उस दिन खत्म हो गया जब ये टाइटल किसी और को दे दिया गया, और ये टाइटल किसी और को नहीं, उसी पर्पल हेयर वाली लेडी को मिला था। और आखिरकार उस दिन उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई और अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर उसका सब कुछ बिखर गया। उसका दिल जो कि बहुत ज़्यादा प्योर था वो भी ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा बुरा बन गया। उसी के बाद ये स्टोरी शुरू हुई, द नाइट ऑफ थ्रोन्स, और उसी से इस गेम का आगाज़ हुआ। आगे हमें बताया जाता है यही लेडी मतलब कि जो इस बॉडी में इनकारनेट हुई है वो बोलती है मुझे यकीन नहीं आता ये इतना खूबसूरत चेहरा एक विलेनस से कैसे बिलोंग कर सकता है। और मैं जो इतनी अच्छी कैरेक्टर हूँ इस गेम की, इतना अच्छा प्लेयर हूँ इस गेम की, वो मैं इस बॉडी में कैसे रीइनकारनेट हो सकती हूँ। ये कहते हुए वो वाकई रो रही होती है। और यहाँ पर उसकी जो मेड होती है वो बोलती है कि लेडी अपनी कमर को सीधा रखो, और ये बात उसने बहुत गुस्से में कही होती है इतनी मासूम सी और छोटी सी बच्ची से। हम देख सकते हैं उसका जो स्केजुअल है वो कितना स्ट्रिक्ट रहता है। यहाँ पर वो बोलती है मेड कि आज आपका लंच है जो कि बहुत मुश्किल से प्लान किया गया है, तो आपको इसमें बेस्ट देखना है। आपको ये बात समझ आ गई ना लेडी। तो जो लेडी होती है वो बोलती है बिल्कुल ठीक। उसके बाद उसे शीशा दिखाया जाता है और यहाँ पर जो छोटी सी सैंडी होती है वो बोलती है क्या ये चीज़ें इतने अच्छे से ड्रेसअप होना एक 5 साल की बच्ची के लिए इतना ज़रूरी है। खैर वो शीशे को में जब खुद को दिखती है तो कहती है हाँ ये ज़रूरी है, मैं वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। और उन मेड्स को दिखाया जाता है जो लिटरली पागल हो रही होती है उसे देखकर। यहाँ पर एक मेड बोलती है कि हाँ लेडी आप वाकई एक हेडमेड हो ना, डिजर्व करती हो, देखो ना वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है सिर्फ आपकी वजह से। तो हेडमेड बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, देखो उसके बाल वो बहुत ज़्यादा पफी लग रहा है, तुम लोगों ने इसमें कुछ ज़्यादा ही बोझ लगा दिए, यहाँ पर इतनी बोझ नहीं होनी चाहिए थी, जाओ कुछ और लेके जाओ। और ये सारी मेड्स इन्हीं चीज़ों में पागल हो जाती हैं, सारी कह रही होती है कि जाओ ये पर्ल्स लाओ, और फिर किसी को बोला जाता है कि जाओ जाओ करीब वाले स्टोर के ऊपर जाओ और जितनी भी हेयर एक्सेसरीज मिले सब ले आओ। मतलब सिर्फ एक बालों के लिए इतना दाम झाम फैल जाता है। और सारी मेड्स बोलती हैं यस मैम, और ये कहती है वो चारों के चारों बस उसके बाल बनाने के लिए चीज़ें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची जो होती है वो बोलती है कि अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। और ये सोचते हुए वो जंप लगाती है उसी हेडमेट के ऊपर और बोलती है कि मेरी बात सुनो। ये कहते हुए वो हेडमेट की तरफ देखते हुए बहुत मासूमियत से बोलती है कि मगर 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 मुझे भूख लग रही है, मुझे तैयार नहीं होना, मुझे भूख लगी है। यहाँ पे हेडमेट उसको इतने क्यूट तरीके से बात करते हुए देखकर लिटरली वो बेहोशी हो जाती है, और उसे बेहोश होता हुआ देखकर वो ब्लू हेयर वाली मेड वो मुस्कुरा रही होती है। खैर हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं कि दीदी आप फाइनली तैयार हो गई हो, आखिरकार आप कितनी बड़ी हो गई हो। यहाँ पर अभी ये बच्ची से वो सिर्फ 5 साल की है, उन्हें ये बड़ी लग रही है। वो लड़की बोलती है अब मैं देख सकती हूँ हेडमेट कितना ज़्यादा मेलो ड्रामा करती है, लेकिन जो भी हो वो वाहिद मेड है जो यहाँ पर उनकी सबसे मुझे मेरी यानी कि सैंडी की सबसे ज़्यादा केयर करती है। आगे हमें दिखाया जाता है सैंडी को जो कहती है कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो जो मेरा बड़ा भाई है यानी ये कार्लस उस बेकार से आदमी से बच के रहना है, क्योंकि गेम के अंदर मैं यानी कि सैंडी सिर्फ इसी की वजह से 2 दफ़ा मरते मरते बची थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वैसे ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादातर ट्रेनिंग के ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी मुझे उससे बच के रहना होगा। जब भी मैं उसके सामने आऊँ मुझे हमेशा उससे बच के रहना है। ये सोचते हुए जब जा रही थी तो वो बेतिहारी में किसी से टकरा जाती है और सामने जब देखती है तो ये कोई और नहीं कार्लस ही होता है। मतलब कि जिससे उसने बचा था सबसे पहले उसी से वो टकरा जाती है और अपने सीने को फुलाते हुए हवा से वो थोड़ा पीछे हटती है और कहती है मैंने ये क्या कर दिया, मेरे ख्याल से अभी मुझे रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि वो उस वक्त का बुरा लड़का नहीं है जो कि मुझे मार सकता है। ये भी सिर्फ 10 साल का है, तो मैं थोड़ा अच्छा बिहेव करूँगी तो शायद सिचुएशन जो है वो हैंडल की जा सके। ये सोचते हैं वो मुस्कुराती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। वो कहता है क्या ये चीज़ ये है क्या, और ये कहते हुए उसको उठा देता है। यहाँ पर सेंटिनल में कहती है क्या चीज़, इसने अभी मुझे ये कहा कि मैं एक चीज़ हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर जो मेड्स होती हैं वो बोलती हैं कि लॉर्ड अभी आपको 4 साल ही में यहाँ से गए हुए और आप अभी से भूल गए। यहाँ पर जो लेडी होती है यानी कि सैंडी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, वो हवा में अपने हाथ पाँव मार रही होती है किसी तरह कार्लस को मारने के लिए। यहाँ पर उसके पीछे मेड जो होती है वो बोलती थी लेडी आपकी पैंट की दिख रही है, सीधी रही है, इस तरह हिले मत। यहाँ पर सैंडी अपना गुस्से से मुंह फुलाती है और यहाँ पर जो मेड होती है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाती है उसी से कार्लस से और कहती है कि ये लेडी पैनी सॉरी लेडी सैंडी है आपकी छोटी बहन, क्या आप इसके बारे में भूल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आता। वो बोलता है ओह हाँ वो अगली सा बच्चा, क्या ये वाकई वो है। और हमें दिखाया जाता है सैंडी के बचपन में जहाँ वो वाकई थोड़ी सी अगली लग रही होती है। सैंडी अपना बचपन देखने का उससे भगाती है, कहती क्या तुम लोग की हिम्मत कैसी है मेरा बचपन देखने की। खैर यहाँ पर वो दिल में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे इस तरह छोटा बच्चा और अगली बच्चा कहने की। तुम्हें पता है मैं वो हूँ जिसने इस गेम का डिज़ाइनर की मतलब मैं इस गेम के डिज़ाइनर की बॉस हूँ। मतलब कि अगर देखा जाए तो गेम का डिज़ाइनर तुम्हारा बॉस है, तो इस तरह मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ मेरे बारे में कहने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए उसको मारी होती है। यहाँ पर कार्लस जो है उसके ड्रीम से बाहर उसे पिंच कर रहा होता है और कहता है कि ये इस तरह की बच्ची है। मिट कहती है लॉर्ड कार्लस आप कर क्या कार्लस आप कर क्या रहे हैं। तो वो बोलता है मुझे लगा ये मेरे साथ बदतमीजी करी है, इसलिए बस उसे तंग कर रहा था।
तो यहाँ पर जो सैंडी होती है वो बोलती है वाकई बहुत बदतमीज लड़का है, मुझे इसके साथ 1 मिनट नहीं गुजारना, इसे बोलो चला जाए। यहाँ पर मेड बोलती है कि लेडी अभी ब्रेकफास्ट के नहीं जा रही, तो क्या आप उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे? तो कार्सल बोलता है कि नहीं, मैं अभी आया हूँ तो मैं सबसे पहले माँ से मिलना चाहूँगा। ये बात सुनते ही जो लेडी होती है सैंडी, वो बोलती है कि माँ, मैंने इनके बारे में आज तक गेम के अंदर क्यों नहीं सुना। कार्लस और मेरी माँ, मुझे यकीन है अगर वो यहाँ पर आ जाएंगी तो वो मुझे ज़रूर कार्लस से बचा लेंगी। हाँ, इस तरह मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। एक एक्सेलेंट आइडिया है। ये सोचते हुए जो सैंडी होती है वो कहती है तुम बदतमीज़, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और फिर कहती है आई मीन लॉर्ड कार्ली, मुझे आपके साथ जाना है। ये कहते हुए वो कार्सल के करीब आती है, लेकिन यहाँ पर कार्लस वो उसे इग्नोर कर देता है और थोड़ा आगे बढ़ जाता है। वो फिर थोड़ा आगे आती है, लेकिन कार्लस और आगे चला जाता है। मतलब कि कार्लस उसे बिल्कुल भी अपनी गोद में उठाकर तो नहीं ले जाने वाला। ये बात उसे भी समझ आ जाती है, तो वो फौरन ही कार्लस के पीछे पीछे भागना शुरू हो जाती है और किसी तरह बस उस तक पहुँचने वाली होती है। यहाँ पर कार्लस के पाँव लंबे होते हैं और हॉल बहुत लंबा है, जैसे कि आप जानते हो। यहाँ पे सैंडी भी यही बोल रही थी कि हॉल बहुत लंबा है और मेरी टांगें बहुत छोटी हैं, मैं किस तरह वहाँ तक पहुँचूँ। वैसे जहाँ तक मुझे याद है गेम के अंदर जो असल सैंडी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लंबी थी, तो बचपन में उसके पाँव इतने छोटे क्यों हैं? वाकई ये बहुत ज़्यादा थकावट भरा है। ये कहते हुए वो भागती होती है, कहती है कि वो 3 कदम उठाता है, वो 1 कदम उठाता है, तो मुझे उसके बदले 3 कदम उठाने पड़ते हैं ताकि मैं उसकी स्पीड को मैच कर पाऊँ। मगर फिर वो पहुँच क्यों नहीं रहा। और इतने में वो अपनी माँ को देखती है जो कि फूल को उठाई होती है और उसे देखकर वो कहती है वाकई ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम भी देख सकते हैं कि वाकई जो सैंडी की मॉम है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसकी माँ बोलती है कि तुम इतनी ज़्यादा हाफ क्यों रही हो, क्या तुम अपने कमरे से यहाँ तक खुद चल कर रही हो बेटी? और तुम्हें पता है ना वक्त किस चीज़ का हो रहा है? ये कहते हुए उसको हवा में उछाल कर कहती है कि ये गले लगाने का वक्त है और फ़ौरन उसे गले लगा देती है। यहाँ पर जो कार्लस होता है ना वो उन लोग को देख रहा होता है, वो बोलता है कि मॉम आपको नहीं लगता आप उसे बिगाड़ रही हो? तो जो लेडी होती है यानी कि उसकी मदर, वो बोलती है कि कार्लस ये टाइम है बच्चों को बिगाड़ने का, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अभी वो बहुत छोटी है। और यहाँ पर जो लेडी होती है सैंडी, वो भी कार्लस को देख कर जुबान चढ़ा रही होती है। आफ्टर ऑल वो भी माँ के पास है तो कार्लस उसे कुछ कर नहीं सकता। इस बात का वो पूरा फ़ायदा उठा रही होती है। वो लोग बोल रहे थे ये कितनी अडोरेबल है, लेकिन कार्लस वो इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है। बोलता है कि मॉम मैं आपके साथ यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारने आया हूँ। लेडी बोलती है हाँ ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कार्लस तुम्हें भी थोड़ा क्यूट हो जाना चाहिए? तो पीछे से जो सैंडी होती है वो भी बोलती है हाँ मुझे तो लगता है कार्लस को भी क्यूट होना चाहिए। बाय द वे इन दोनों को एक साथ देखा जाता है, ये दोनों बिल्कुल माँ बेटी लग रहे हैं असल में, बाकी दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। खैर हमें इनको दिखाया जाता है जिधर जो लेडी होती है वो बोलती है कि ठीक है चलो सैंडी चलते हैं। ये कहते हुए वो सैंडी को ला रही होती है और यहाँ पर सैंडी अपनी माँ को गले लगाई होती है। वो बोलती है बहुत जेंटल है, क्या इसी को माँ का प्यार कहते हैं? शायद मुझे ये काश अपने पास्ट लाइफ में भी मिला होता। और हमें बताया जाता है यहाँ पे एक लेडी उसकी मतलब पास्ट लाइफ में उसके ऊपर कुछ बुक्स फेंकती है और कहती है मुझे समझ नहीं आता क्यों तुम मेरी बेटी हो, काश तुम मेरी बेटी ना होती तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती। और उस लड़की के लिटरली सर से खून निकल रहा होता है। वो लड़की बोलती है माँ मैं और मेहनत करूँगी, मुझे माफ़ कर दे। मतलब कि वो उसको ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही होती है। इतने में ही असल वर्ल्ड में कोई उसके असल वर्ल्ड में सैंडी के सर पे कोई मारता और कहता है चलो अब अपनी दुनिया से वापस आ जाओ। यहाँ पे सैंडी कहती है कि यहाँ पे कुछ हुआ, तो वो बोलती है बस कुछ नहीं, तुम अपने छोटे से ख्वाबों की दुनिया में चली गई थी। पहले भी उसके फिंगर फ्लिप ना हेड के ऊपर कार्लस ने किया होता है। यहाँ पर सैंडी बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं था, मैं बिल्कुल यहीं पर थी। वो बोलता है नहीं क्या तुम बीमार हो? और यहाँ पर सैंडी बोलती है वो क्या था, मुझे ये क्या देखा था, क्या ये मेरी पास्ट लाइफ थी? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और वो ये चीज़ें सोचते हुए परेशान हो रही होती है। इतने में उसकी रियल लाइफ में जो अभी फिलहाल जो उसकी माँ है, करंट माँ, वो उसके पास आती है और उसके सर से अपने सर छोड़ते हुए कहती है कि सैंडी क्या तुम्हें बीमार महसूस हो रहा है, तुम मुझे बता सकती हो? तो सैंडी कहती है मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर दिल में कहती है मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे आखिरकार याद आ ही जाएंगे। खैर फिर हमें इनको दिखाया जाता है कि ये लोग बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब बातें कर रहे होते हैं। इतने में कार्लस उसको छेड़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही सो रही है। तो सैंडी बोलती है तुम बहुत ज़्यादा फनी बातें कर रहे हो, अब बस करो। खैर यहाँ पर इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे जो माँ और बेटी होती है ना, ये दोनों ही बहुत चौंकी हैं और वो बार बार कार्लस को तंग कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि कार्लस ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा हो गया, इसलिए देखो ये कितना रूडली बातें कर रहा है हमसे। खैर यहाँ पर जो लेडी होती है वो बोलती है कि सैंडी क्या तुम्हें मालूम है ना कल क्या है? वो बोलती है कल क्या है मॉम? तो वो बताती है कि कल वो दिन है जहाँ पर हम सारे जाएंगे और हर फैमिली से वहाँ पर एक हेड जाता है, मतलब कि जो वो फ्यूचर हेड है वो बचा जाता है और वो लोग कुछ मतलब रिचुअल करते हैं और फिर वो देखते हैं कि गॉड की जो ख्वाहिशात है वो क्या है और हमें वो रिचुअल परफॉर्म होते हुए दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर किटी कहती है कि मुझे याद है इस मतलब किस ओकेजन के बारे में और इस ओकेजन को ना एंडलेस के नाम से जाना जाता है। ये तभी था ना जब उन लोगों ने उस प्लॉट को खोला था। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि गेम में थोड़े चेंजेस आते हैं, मतलब कि गेम का जो अच्छा प्ले होता है ना वो इतना अच्छा नहीं चल रहा होता स्मूथ, जिसकी वजह से राइटर ने ना एक अच्छा सा प्ले तैयार किया होता है जिसमें लोग जो होते हैं वो असल राइटर से मिल सकते हैं विद इन अ गेम। तो यहाँ पे जो असल सैंडी होती है गेम के अंदर वो बोलती है क्या मतलब अगर मैं इस इवेंट में जाऊँगी तो मैं राइटर से भी मिल सकती हूँ, तो फिर तो मुझे यहाँ पे जाना ही। कहते हुए वो टेबल पर हाथ पर रखते हुए कहती है मुझे वहाँ पर जाना है। ये बात सुनकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि माँ और कार्लस दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। कार्लस कहता है क्या तुम इसमें वाकई इंटरेस्टेड हो? वैसे ये वाकई इंटरेस्टिंग है
क्या तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहती हो? मैं तुम्हें जैसे ही पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पे पार्टिसिपेट सिर्फ वही करता है जो कि फ्यूचर का होने वाला हायर है। तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ये कहते हुए वो अपनी तलवार निकाल रहा होता है। किटी सैंडी से ये सब करते हुए देख कर डर जाती है और वो उसकी तलवार को पुश करते हुए कहती है कि मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं, मुझे तो बस ये फन लग रहा था, इसलिए मैंने जाने को कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जो पावर है और स्टेटस है उसे डोमिनेट करना चाहूँ या उससे चैलेंज करना चाहूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहते हुए वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है और दिल में कह रही होती है ओफ मैंने क्या कर दिया, मैं इसे अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे तो हमेशा उसकी गुड बुक्स में रहना है ना कि बैड बुक्स में। इतने में वो बेचारी कह रही होती है मैं क्या करूँ, मुझे मम्मा बचाओ। और यहाँ पर हमें उसकी माँ को दिखाया जा रहा होता है, वो सोच रही थी मैं क्या करूँ, वो भी मतलब परेशान होती है। यहाँ पे काला से कि दोनों ही रहते हैं और वो बेचारी कुछ जब उसको सूझता नहीं वो एक चाय निकालती है और उसे पी देती है, जिसे पीने के बाद उसे खांसी होती है और सारी मेट्स इवन उसका बेटा भी उसके पास आ जाता है, कहते हैं मॉम क्या आप ठीक हो। और यहाँ पर किटी जो है वो भी मतलब किटी बार बार मैं कह रही हूँ जो सैंडी है वो खड़ी रह जाती है और यहाँ पर वो बोलती है मतलब कि लेडी बोलती है उसकी मदर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग परेशान ना हो। यहाँ पर जो लेडी होती है वो मतलब मुस्कुराती होती है और सैंडी को लगता है कि माँ ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया। यहाँ पर उसकी माँ उसको देखती है और उसको टंग चढ़ाती है, लेकिन वाकई वो जो लेडी है वो बीमार है, इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सैंडी को अचानक से याद आता है एक प्लॉट पे जहाँ पर उसने अपनी माँ का जिक्र सुना था, जहाँ पर वो और कार्लस लड़ रहे थे, यानी कि सैंडी और कार्लस लड़ रहे थे और सैंडी बोलती है कि तुम उस लड़की के साथ कैसे इतना अच्छा हो सकते हो, तुम्हें मालूम है ना वही वजह है हमारी माँ की मौत की। तो कार्लस उसे पीछे धक्का देता है और कहता है तुम्हें किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वाहिद तुम हो जिसकी वजह से हमारी माँ मारी गई। और इसी के साथ ये एपिसोड जो है ख़त्म हो जाती है और से कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर छोटी सी सैंडी रो रही होती है और वो बोल रही होती है काम क्यों नहीं करा, उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती है और यहाँ पर उसकी माँ बस मरने ही वाली होती है और वो बोलती है कि सैंडी इतना बुरा महसूस मत करो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, आखिरकार ये गॉड चाहता था इसलिए ये हो रहा है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सिर्फ एक प्यारा सा गिफ्ट हो और तुम्हें इस तरह बुरा महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो सैंडी होती है वो कहती है इस तरह नहीं है, मतलब मुझे कोशिश करनी होगी, वो फिर कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता। आखिरकार जो हेवन की पावर का नोबल जो है टाइटल जो है वो उसे नहीं मिला, असल में ये टाइटल जो है वो फिलहाल की उसके पास है लेकिन असल में वो पावर्स उसके पास नहीं है। और फिर वो बोलती है कि ये मेरा कसूर नहीं है कि ब्लेसिंग मेरे पास नहीं है लेकिन उन्हें काम करना चाहिए था। और यहाँ पर आखिरकार उसके सामने ही उसकी माँ मारी जाती है, वो माँ जो उससे प्यार करती थी वो उसके सामने मारी गई, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, ऐसा उसे लगता था। और इसी तरह जो सैंडी थी वो बड़ी हुई और इसी तरह वो क्लैरी को नफरत करना शुरू हो गई क्योंकि वो चीज़ जो उसे चाहिए थी अपनी माँ को बचाने के लिए वो उसके पास ना होकर क्लैरी के पास थी और वो प्यार भी जो उस वक्त उसे चाहिए था वो डिजर्व करती थी वो क्लैरी को मिला। उसकी माँ खोई थी लेकिन फिर भी उसका गम भर नहीं सका और इसी तरह वो एक बुरी और बहुत ही बुरी औरत बन गई। ये सोचते हुए वो रो रही थी कि उसकी माँ एक दिन मर जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो। जो असल सैंडी होती है वो दिल में बोल रही होती है क्या ये वाकई सच है कि इनके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, और वो ये सोच के रो रही होती है। यहाँ पर जो लेडी होती है यानी कि उसकी माँ होती है उसे लग रहा था कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि कार्लस ने उसे तंग किया है। वो बोलती है कि कार्लस ने वाकई तुम्हें तंग किया। यहाँ पर जो सैंडी होती है वो अभी भी उसके गले लगकर यही सोच रही थी कि वाकई इनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहाँ पर जो असल माँ होती है उसकी मतलब कि जो माँ होती है उसने उसको गले में लगाया होता है और वो कहती होती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम असल हायर बनो तो मैं तुम्हारे को सपोर्ट करूँगी, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें रोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल अपसेट मत हो, अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे बताओ। वो बोलती है हाँ मैं बनना चाहती हूँ माँ। तो वो बोलती है तब क्या, तो क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ट्यूटर्स ढूंढूं। ये कहते हुए वो मुस्कुराने शुरू हो जाती है, मतलब वो हर हाल में अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। वो कहती है कि मैंने हमेशा उम्मीद किया है तुम एक हैप्पी लाइफ जियो पड़ी हो और तुम्हारा एक हस्बैंड हो जिसे तुम पसंद करती हो, आखिरकार तुम्हारे पास भी एक हैप्पी फैमिली हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम एक हायर बनो तो मैं उसमें भी तुम्हें सपोर्ट करूँगी, मैं तुम्हें हर वो चीज़ प्रोवाइड करूँगी जो तुम चाहती हो और हर चीज़ में मदद करूँगी, आखिरकार तुम मेरी बेटी हो। ये बात सुनने के बाद जो सैंडी होती है वो बोलती है लेकिन मेरे भाई कार्लस को हराना ये इतना आसान नहीं होगा ना मामा। तो जो उसकी माँ होती है वो बोलती है मैं तुम दोनों के लिए विश करूँगी, देखना मुझे यकीन है तुम अपने भाई को भी हरा ही दोगी सैंडी, तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं। ये जब बातें वो कह रही होती है तो सैंडी उतरती है बेड से और भागना शुरू हो जाती है। इतने में उसकी माँ चला रही होती है कि सैंडी तुम कहाँ जा रही हो, और सारे मेट भी उसे रोकना चाह रहे होते हैं। और यहाँ पे सैंडी बस दिल में सोच रही होती है कि नहीं मैं इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरी माँ आखिरकार मर जाए, ये उस औरत से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो मुझे मेरी पास्ट लाइफ में मिली थी, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। जब वो मेरे बालों में हाथ फेरती हैं मुझे एक बहुत खूबसूरत एहसास महसूस होता है जो कि मेरी माँ की मोहब्बत है और मैं उसको जाने नहीं दूंगी, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी किसी भी हाल में, मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मगर मॉम मैं आपको नहीं खूंगी। ये कहते हुए वो भाग रही होती है जंगल की तरफ और कहती है मैं इस एंडिंग को बदल के रहूँगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहते हुए वो चली जाती है जंगल में और यहाँ पर कोई कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ से दूर चली जाओ। और इतने में एक और वो होता है मतलब कैरस जो है वो आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई घुस गया है क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ पर मुश्किल है,
क्या वाकई यहाँ पर कोई आ गया है। और कार्लस बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि अगर कोई ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाए तो ये उससे उस पर्सन को चोट लग सकती है। यहाँ पर सामने सैंडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं इस एंडिंग को बदल के ही रहूँगी। यहाँ पर फिर एक ब्लैक हेयर वाला पर्सन आता है, वो बोलता है क्या तुम ठीक हो बच्ची, और उसके फेस एक्सप्रेशन देख के कहता है कि वाकई ये 5 साल की बच्ची का एक्सप्रेशन है, मुझे यकीन नहीं आता, ये कितनी क्यूट लग रही है ना। लेकिन कार्लस उसको हाथों से उठाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये बच्चों के आने की जगह नहीं, तुम्हें अंदर रहना चाहिए था। यहाँ पर सैंडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, वो बोलती है क्या मतलब, ये मुझे इस तरह क्यों कह रहा है, मुझे अपनी माँ को बचाना है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, मैं यहाँ से जा नहीं सकती, मैं चीज़ों का ऐसे नहीं गुजरने दूंगी। अभी वो कहती है कार्ली मुझे गले लगा लो, ये कहते हुए वो कार्लस के करीब आ रही होती है और यहाँ पर कार्लस बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा शाय फील करी होती है, जिनमें बोलती है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है, बट मैं क्या करूँ, मुझे उससे किसी ना किसी तरह बात करनी होगी। सारे जितने भी उसके दोस्त होते हैं कार्लस के, वो उसका मजाक उड़ा देते हैं, कहते हैं क्या मतलब वाकई ये इस तरह पिघलने वाला है, मुझे यकीन नहीं आता, ये दोनों भाई बहन इतने ज़्यादा करीब है एक दूसरे के। और यहाँ पर कार्लस कहता है मैं अपने आप को बिल्कुल भी कम महसूस नहीं होने दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा हूँ, मैं इस तरह पिघलने वाला नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो अपने मुँह के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें इस तरफ नहीं आना चाहिए था। और ये कहते हुए उसको वापस उसकी शर्ट से उठाता है और उसको दूसरी तरफ रख के कहता है कि जो भी हो तुम चाहे जो भी करो, ये डेंजरस है, तुम्हें इधर से दूर रहना होगा, तुम यहीं पर रहो। ये कहते हैं वो चला जाता है और सैंडी पीछे गुस्सा हो रही होती है, वो कहती है क्या मतलब, ये मुझे इस तरह क्यों कर रहा है। वैसे अगर सोचा जाए तो ये मेरे साथ बहुत पोलाइट है, मतलब कि अगर पहले के वर्जन को उसके देखा जाए तो ये अभी मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करे, मेरे ख्याल से अगर मैं इससे बात करूँ तो हमारे बीच में चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर ये इसी तरह मुझे भागता रहेगा तो क्या होगा, मुझे कल किसी भी तरह उस जगह जाना है, उस भी ओकेजन में, ताकि मैं असल जो राइटर है उससे मिल सकूँ, ताकि ये जो मेरी माँ की एंडिंग है इसे बदल सकूँ। आखिरकार आज सुबह हो जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैंडी वो बिल्कुल बस कार्ले से चिपकी होती है। वो बोल रही थी काली पानी पी लो, काली मैंने कुकीज़ बनाना सीखे, देखो इन्हें ट्राई करके देखो, काली अपने आप को चोट मत लगाते ना, उस खंजर को उठाते हुए बच के रहना, ये कहते हुए वो बस इधर उधर घूम रही होती है। और यहाँ पर कार्लस बेचारा बस वो बेहोश होने वाला होता है, बस मतलब वो वाकई उसकी हर वक्त पीछे थी और वो बोल रही थी मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ डियर ब्रदर, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी। यहाँ उसके साथ उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि तुम उसे क्यों इतना दूर भगा रहे हो, वो थोड़ी देर यहाँ रुक के देख सकती है, इतना भी खतरनाक नहीं। तो कार्लस बोलता है नहीं ये खतरनाक है, यहाँ पर इतने खतरनाक सारे वेपन्स हैं तो ये मुश्किल हो सकती है उसके लिए, उसे जाना चाहिए, वही अकेले की छोटी बच्ची है। यहाँ पर सैंडी मुस्कुरा रही होती है, वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाई हूँ, ये तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ कार्लस का जो दोस्त होता है वो बोलता है खैर अब इस बात को एडमिट कर भी लो कि तुम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। तो कार्लस बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर वो बोलता है सैंडी को कि मैंने तुम्हें कहा ना उस तरफ रहो, आप फ़ौरन उधर चले जाओ। खैर हमें यहाँ पर 2 और लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें ब्लू हेयर वाला पर्सन बोलता है कि हाँ इसी तरह अपनी सारी पावर्स को इस वेपन की टिप पे जमा करो। तो जो लड़की होती है बोलती है देखो मैंने कर लिया, और ये कहते हुए वो शूट करने वाली होती है। तो कार्लस कहता है रुको, वहाँ पर एक बच्ची है, ये कहते हुए वो सैंडी के करीब भागता है और सैंडी के आगे अपना हाथ लाकर सैंडी को बचा लेता है, लेकिन उसका हाथ वो उस पावर के अंदर चला जाता है और बैडली सैंडी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, सैंडी ग्लैंडसन, और वो बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कार्लस बोलता है मैंने तुम्हें कौन किया था ना, यहाँ से दूर आओ। ये बताया जाता है कि जो सैंडी होती है उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है, इवन उसके लिए बोर्ड भी दिया जाता है कि वो अंदर आना उसे बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ पे सैंडी बाहर आके कहती है कि मैंने वापस गड़बड़ करी थी, मुझे क्या मालूम था वो मुझे बचाने आ जाएगा, मैंने वहाँ पर अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट किया हुआ था ताकि अगर मुझे कोई अटैक हो भी तो मैं बच जाऊँ, लेकिन वो अचानक से सामने क्यों आ गया, मुझे क्या मालूम था वो मुझे बचाने आएगा, मैं तो कुछ और मकसद से गई थी और वहाँ कुछ और ही हो गया। मुझे यकीन है अब वो मुझे एक नज़र देखना भी नहीं चाहेगा। उफ मैं क्या करूँ। इतने में वो देखती है कि वहाँ से कोई बाहर आ रहा है, तो सैंडी फौरन से उस लड़की के पास आती है और कहती है कि मेरा भाई ठीक है। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैंने देखा था, उसे इतनी सीरियस इंजरीज नहीं हुई, मेरे ख्याल से वो ठीक ही होंगे, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ कल के जो फंक्शन है वहाँ वो जा पाएंगे। वो बोलती है कि वाकई वो ठीक होंगे ना। वो कहती है हाँ लेकिन एक मसला है, वो वहाँ के ब्लैक फॉरेस्ट में कल नहीं जा पाएंगे, जैसे आपका जो फैमिली है वो गार्ड करती है। तो जो सैंडी होती है वो बोलती है लेकिन उसे वहाँ पे जाना क्यों है। तो वो ग्रीनी वाली लेडी बताती है कि एक्चुअली वहाँ पर कल की रात जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे कल एक फ्लावर वहाँ पे खिलता है जो कि उस पर्सन को जो उसे वहाँ से लाता है हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और आपके भाई को वो फ्लावर चाहिए था शायद इसलिए। लेकिन अब मुझे अफसोस है कि अपने ज़ख्म की वजह से वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो इतनी जल्दी हील नहीं होगा। अभी वो जब ये बातें बता रही होती है सैंडी को, तभी वो देखती है सैंडी गायब हो जाती है। वो बोलती है सैंडी कहाँ गई, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। आगे में दिखाया जाता है सैंडी को अपने स्टडी एरिया में जहाँ पे वो पढ़ी होती है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है, मुझे याद है इसका जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ था, इवन सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ट्रेंड किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए बगैर लड़ाई के मैं उस जगह से निकल सकती हूँ। हाँ मुझे मिल गया वो तरीका, और उसके बाद वो उस पोशन के बारे में पढ़ती है जिससे कार्लस को वो बचा सकती है, और ये कुछ टेयर टाइम समथिंग होता है। खैर वो कहती है कि कार्लस मैं वो फ्लावर तुम्हारे लिए लाऊंगी और आखिरकार तुम्हें मेरी तारीफ करनी ही होगी।
यहाँ पर अचानक से कार्लस देखता है कि उसका दोस्त जो है वो कुछ मेट से बात कर रहा है। तो बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। उसका दोस्त बताता है कि ये जो मेट्स हैं ये काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रही हैं क्या हमने सैंडी को देखा, क्या वो वापस यहाँ पर तो नहीं आ गई जैसे वो पहले आई थी, क्योंकि इन्होंने दोपहर से सैंडी को बिल्कुल नहीं देखा है। ये बात सुनकर कार्लस कहते हैं क्या मतलब, इतने म्यूजिक ग्रीने वाली लेडी मिलती है जो कहती है क्या वो वहीं वहाँ उस जंगल में तो नहीं चलेगी। मैंने उसे बताया था कि वहाँ पर वो फ्लावर होंगे जो कि आपको मदद कर सकते हैं हील होने में, क्या वो आपसे माफ़ी के तौर पर वो फ्लावर लेने तो नहीं चली गई। ये सुनते ही कार्लस बहुत परेशान होता है, कहते हैं डैम इट। ये कहते हुए वो अपनी तलवार फेंकता है, तलवार लेता है और यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है ऑफकोर्स अपनी बहन को बचाने। कहते हुए वो जंगल में आ जाता है और वो बोलता है कि वो हमेशा अपने आप को मुश्किल में क्यों डालती रहती है। और फिर वो जंगल में चिल्ला रहा होता है कि बानी तुम कहाँ पर हो। आगे हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है दिल में कि मुझे उम्मीद है मुझे बहुत देर ना हो चुकी हो। और इतने में उसके सामने एक जानवर आता है जिसकी लाल आंखें होती हैं और वो लिटरली बहुत डरावना होता है। वो बोलता है कि अब पैनी तो मुझे सैंडी तो मुझे सुन सकती हो, अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे जवाब दो। इतने में वो उस जानवर को नोटिस कर लेता और हमें उस जानवर के बारे में बताता है कि ये 6 ग्रेड का एक ओलाइन है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये अपने सामने आने वाले पर्सन को एक ही झटके में मार सकता है। आई विश सैंडी यहाँ पर ना आई हो, अगर वो यहाँ पर आई हुई तो मुझे यकीन है मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहते हुए अपनी तलवार को पकड़ता है और एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन उसका स्लैश अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी हिला नहीं होता। इसे सोचते हुए वो अपने ग्लव्स को उतारता है जिसमें उसे बहुत दर्द हो रही होती है और बोलता है उफ ये दुख रहा है। इतने में उसे किसी की आवाज़ आती है और वो फौरन घूमता है और यहाँ पे कोई और नहीं सैंडी होती है जिसके सर के ऊपर चोट लगी होती है। वो बोलती है कार्लस तुम यहाँ पर हो, और ये कहते हुए वो कार्लस के पास जाती है। वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है यहाँ पे कितना खतरा हो सकता है, तुम अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रही हो। वो बोलती है कि मैं वो यहाँ पे कार्लस बोलता है मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। यहाँ पे सैंडी जो होती है वो मुस्कुराती है और कहती है मुझे माफ़ करना। और फिर वो उसे वो फ्लावर दिखाती है। वो बोलती है मगर इसको तो देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, मैं ये फ्लावर लेने के लिए तुम्हारे लिए आई थी क्योंकि मुझे बताया तुम्हें ये चाहिए था ना। ये कहते हुए वो उसको ये देते हुए उसी के पास बेहोश हो जाती है। यहाँ कार्लस वो उससे गले लग जाता है और सैंडी बोलती है ये वो लड़का नहीं था जिसे मैं गेम से जानती थी, ये बहुत डिफरेंट था जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। ये एक छोटा सा भाई था जो कि बहुत फिक्रमंद था अपनी बहन के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इतने में ही हमें दिखाया जाता है कैसल का सीन जहाँ पर लेडी यानी कि उनकी मदर बोलती है कि मेरी बेटी की जो चोटें हैं वो ठीक है। तो वो जो फिजिशियन होता है वो बोलता है हाँ वो ठीक है, वो बस एग्जॉस्शन हो गई है, मतलब कि बहुत थक गई है, सजा से बेहोश हो गई है, मुझे उम्मीद है वो ठीक होगी तो उठेगी तो ठीक हो जाएगी। यहाँ लेडी बोलती है कि मैंने सुना है मेरी बेटी उस ब्लैक फॉरेस्ट में गई थी जहाँ पे वो 6 ग्रेड के एनिमल के पास से होकर गई थी, तो ये कैसे मुमकिन है, उसके पास चोट ना लगी हो, क्या वो उसको वाकई कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई ना। तो फिजिशियन बोलता है नहीं उसे बस कुछ छोटी मोटी स्क्रैचेस लगे उसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन हाँ अगर ऐसा है कि वो एक 6 ग्रेड के लाइन के पास से होकर आई तो मुझे यकीन है वो बहुत ज़्यादा लकी होगी। अगर उसे उठने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा। क्या जो फिजिशियन है वो चला जाता है। यहाँ पर सैंडी सो रही होती है, फिर उसकी आँख खुलती है तो वो उठकर बैठती है और देखती है कि कार्लस वो उसके पास ही लेटा होता है। वो बोलती है तो ये काम कर ही गया। और फिर हमें बताया जाता है कि उसने किया क्या था। उसने लेवल 6 के ऊपर जो एनिमल होता है उसके ऊपर एक पोशन ट्राई किया था और ये सिर्फ 3 स्टेप का गेम था, मॉन्स्टर, ट्रैप और प्लेयर, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए थी। तो हमें बस उस मॉन्स्टर को उस पोशन को पिलाना था जिसके बाद वो 3 सेकंड के लिए स्टैचू बन जाएगा और उसी वक्त हमें जाकर उस फ्लावर को ले आना था। और हर गेम में अगर किसी को भी ये ट्रिक पता चल जाती तो हर कोई इस लेवल को बहुत आसानी से पार कर देता, लेकिन चूंकि मैं वो हूँ जिसने ये गेम बनाई है तो आखिरकार मुझे तो ये पता ही होना था। ऐसा नहीं कि मैंने चीटिंग की, लेकिन हाँ मुझे चीज़ें समझ आ जाती है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और ये कहते हुए वो जो कार्लस होता है ना उसके बालों को हाथ लगाती है, उसके बालों को पकड़ते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं कल जाऊंगी ज़रूर और वहाँ जाकर मैं गेम के डिज़ाइनर से मिलकर इस गेम से बाहर जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारी माँ को जिंदा रखूंगी ताकि ये लड़की कभी भी विलन ना बने। और देखना कार्लस मैं तुम्हें तुम्हारी बहन को लौटा दूंगी और तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजारोगे। देखना कार्लस मैं सब चीज़ें बदल दूंगी। इस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग कैसल पहुंच चुके होते हैं और सारे कैरेजर्स कैसल के बाहर खड़े होते हैं और यहाँ पर सैंडी जो है वो बाहर आ रही होती है। इतने में उसके सर्वेंट्स कहते हैं कि लेडी ध्यान से उतरिए, यहाँ पे बाहर कॉमनर्स है और अंदर जाकर आपको सारे जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो मिलेंगे, तो आराम से उतरे। यहाँ पर अगर आप गिर गई तो आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। तो सैंडी बोलती है हाँ मैं ध्यान से चलूँगी। ये कहते हुए उतर जाती है और फिर वो हमें बताती है कि फाइनली मैंने कार्लस को किसी ना किसी तरह कन्वेंस कर लिया मुझे यहाँ लाने के लिए, लेकिन उसने अपने मेरे साथ ये कार्ड भी भेजा है, अब मुझे किसी तरह से पीछा छुड़वाना होगा। और फिर वो कहती है कि एक्चुअली मुझे माफ़ कीजिएगा मुझे कहीं और जाना है तो आपको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार्ड बोलता है मुझे सर कार्लस ने स्पेशली कहा है कि मुझे हमेशा हर वक्त आपके साथ रहना है, लेकिन यहाँ पर सैंडी बोलती है आपको लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है कि मुझे दरअसल इस बात का डर है, मैंने यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा चाय पी ली थी तो हम आपका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। तो सर्वेंट बोलता है कि लेकिन मुझे कहा गया कि मैं आपको किसी भी हालत में अकेला ना छोड़ूं। तो सैंडी जो है वो अपनी चार आजमाती है, कहती है तो फिर आप क्या मुझे लेडीज़ वॉशरूम तक फॉलो करने वाले। और उसने ये बात जानबूझ के बहुत तेज़ बोली थी ताकि जितने भी साइड के लोग हैं वो ये बात सुन लें और उन्हें लगे कि ये जो लड़का है ये बुरा लड़का है जो कि बेचारी लड़कियों को तंग करता है, बच्चियों को। और वो सारे भी ऐसी बस ड्यूमर्स बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि वाकई ये कितना बुरा लड़का है, ये देखो एक बच्ची से वॉशरूम में जाने की नहीं पूछ रहा है, ये कितना बुरा है ना। और वो बेचारा इतना ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है कि कहता है कि ठीक है लेडी आप जा सकते हो लेकिन प्लीज़ ज़्यादा देर मत करना। तो जो लेडी होती है यानी कि सैनी कहती है कि हाँ ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी।
और सलमा कहती है कि हाँ मुझे जल्दी करने होंगे, इससे पहले कि कालिस को पता चलता है कि मैं कहीं और गई हूँ। खैर फिर हमें दिखाया जाता है अंदर जैसी वो आती है तो वहाँ पर गेट के पास कोई कह रहा होता है कि तुम बदतमीज़ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शूज़ को गंदा करने के लिए। ये कहते हुए एक मोटा सा आदमी होता है जो कि उस बेचारी लड़की को ज़मीन पर गिरा देता है और इस लड़की के पर्पल हेयर होते हैं। ओके, आप लोग को समझ आ ही गया होगा ये लड़की कौन है। यहाँ पर साइड पर खड़े हुए लोग सो कह रहे होते हैं कि कॉमनर, इन लोगों को इजाज़त किसी नहीं अंदर आने की, इधर किसी को भी आना अलाउ नहीं होता है। वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दें, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी और नहीं आपको चोट पहुँचाना चाहती थी, मैं खो गई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमें मालूम है कि ये आदमी कितना ज़्यादा बुरा है और ये किस तरह लोगों को टॉर्चर करता है, खासतौर पे इसकी रहमदिली के बारे में हम सब जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि तमाशा क्रिएट करेगा और साथ में शायद इस लड़की को पीटे, या हो सकता है कि इसके पेरेंट्स को कोड़े मरवाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो चलो खड़े होकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। ये पर्सन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे लिए मैं कोई मजाक हूँ, तुम बदतमीज़ लड़की है। कहते हुए उसको गाली देकर थप्पड़ मारने लगता है। इतने में जो हमारी प्यारी सैंडी है वो उसके सामने आ जाती है, कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो पर्सन ब्लैंक होकर खड़ा हो जाता है और वो सैंडी जो है उसके सामने आती है और कहती है कि एक्चुअली ये मेरी बहन है जो कि अब्रॉड से ये मेरी कज़न है, तो प्लीज़ इसे माफ़ करना है, अगर इसने आपको चोट पहुँचाई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बाय द वे मेरा नाम अपना नाम पूरा बताती है, यानी कि सैंडी ग्लैंडस्टोन। सारे बोलते हैं ग्लैंडस्टोन, क्या ये उसी लड़के की कुछ लगती है, क्या वाकई तुम उस फैमिली से बिलोंग करती हो। तो जो सैंडी होती है वो अपने भाई की तारीफ़ें सुनने के बाद कहती है कि हाँ वो लड़का जो है वो मेरा हबी है, यानी कि हस्बैंड है। मतलब वो अपनी भाई की बस तारीफ़ें कर रही होती है। और फिर वो बोलती है कि हाँ अगर आप लोग, आपको मेरी जो माफ़ी है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो अगर आप चाहो तो मैं आपको खुद अपने फादर तक ले जा सकती हूँ। तो वो लड़का जो आदमी उसके सामने खड़ा होता है मोटा सा, वो डर के कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। ये सुनते ही कि वो उसका फादर भी यहाँ पर आ सकता है वो सब तो डर के भाग जाते हैं। यहाँ पर सैंडी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आता इन लोग की हिम्मत कैसे हुई छोटी सी बच्ची को बुली करने की। यहाँ पर सैंडी को नहीं मालूम उसके सामने जो खड़ी हुई है वो कोई और नहीं क्लैरी ही है। यहाँ पर क्लैरी जो होती है वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। और वो उसके मतलब कि उसके बाजू से ना उसको पकड़ कर अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करी होती है। और फिर वो बोलती है मुझे माफ़ करना, शायद मैंने आपका कपड़ा गंदा कर दिया। तो सैंडी बोलती है नहीं इसके बारे में इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद उसके हाथ में एक बो बना के कहती है ये बेहतर है, चलो ओ मुझे याद है मुझे एक इंपॉर्टेंट काम से जाना था, ओ शिट मुझसे कैसे भूल सकती है। कहते हुए सैंडी आगे भागती है और बोलती है मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। ये कहते हुए वो चली जाती है और वो लड़की यानी कि क्लैरी उसे बस देख ही रही होती है। इतने में ही क्लैरी की माँ उसके पास आती है और कहती है बेटा तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम्हें मालूम है ना हम कॉमनर्स को यहाँ पर आने अलाउ नहीं है, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर जो क्लैरी होती है वो बोलती है मगर माँ मैंने भी यहाँ पे किसी को देखा, मुझे लगता है मैंने किसी एक एंजल को देखा, वो वाकई बहुत ज़्यादा क्यूट थी और बहुत मासूम थी, मुझे लगा मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। खैर यहाँ पर जो सैंडी है वो जा चुकी होती है और वो बोलती है हाँ बस अब मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, बस इस दीवार को पार कर लूँ तो बस मैं पहुँच ही जाऊँगी। और उस दीवार को पार करने के लिए उसने किसी के सर के ऊपर पाँव रखा था और वो बोलती है क्या मैंने किसी चीज़ के ऊपर पाँव रखा, और ये कोई और नहीं एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बोलता है हेलो मिस, क्या आप जाने वाली हो। और वो उस आवाज़ को सुनकर जो सैंडी होती है वो डर के मारे गिर जाती है। खुशी की बात यह है कि वो ज़मीन पे नहीं गिरती बल्कि वो लड़का जो है उसे कैच कर लेता है। और उस लड़की को देखने के बाद जो सैंडी है वो बोलती है डायलन डिवॉन्स्ट्राइन ये कैसे यहाँ पर हो सकता है। और हमें बताया जाता है ये जो डायलन है ना ये कोई और नहीं इस कॉमिक का, इस गेम का एक वाहिद प्रिंस है जो को बहुत लोगों के ज़रिए फॉलो किया जाता है। और इवन ये एक प्रॉपर एक टीम है जिसका ये लीडर भी है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आगे जाकर। ठीक है, इसका गेम के अंदर कोई जिक्र नहीं था लेकिन हाँ इसको सैंडी कह रही हूँ जो क्लैरी है उससे प्यार हो जाता है आगे जाकर और आफ्टर ऑल आखिरकार इनकी शादी भी हो जाती है। यहाँ पर सैंडी जो है वो बिल्कुल इसकी बाहों में गिरी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि आफ्टर ऑल उस कैरेक्टर से जिसे इसने पूरी गेम में भी कभी नहीं देखा उसे फर्स्ट टाइम देख रही होती है। फिर वो कहती है योर हाइनेस मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। और फिर वो बोलती है वैसे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी चलना होगा। और ये कहते हुए बस वहाँ से भागी रही होती है। इतने में जो डायलन होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए और चूमते हुए कहता है मुझे उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे। और जो हमारी सैंडी है वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, शाय फील कर रही होती है, इवन वो ब्लश भी करना शुरू हो जाती है। यहाँ पर डायलन मुस्कुरा रहा होता है लेकिन सैंडी जो है वो चली जाती है। इतने में जो गार्ड्स होते हैं वो आते हैं डायलन के पास और कहते हैं कि आप किससे बात कर रहे थे। तो डायलन कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं था, बस मैं खुद से बात कर रहा था। और फिर वो बोलता है मुझे तो लगा था वो कोई किटन है यानी कि बिल्ली का बच्चा। ओके, यहाँ पर जो हमारी सैंडी होती है वो बोलती है ओ माय गॉश वाकई वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग था, उसने जिस तरह मुझसे बात की मैं समझ सकती हूँ क्यों जो असल सैंडी थी उससे प्यार हो गया था। और हमें बताया जाता है पिक्चर वाली स्टोरी में, मतलब पिक्चर की कहानी में कि सैंडी ने उसे देखा, बाद में उससे प्यार हो गया। लेकिन अफसोस इस बात का था कि जो असल डायलन था उससे सैंडी के बजाय क्लैरी से प्यार था। और उसने बात अनाउंस की और उसके बाद सैंडी को बेचारी को फिर से मुश्किल से गुजरना पड़ा और दुख से गुजरना पड़ा। बहुत ज़्यादा काम है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन अपने आप को होश में लाते हुए वो अपने आप को थप्पड़ मारती है और कहती है बस होश में आओ, इतनी बेकार सी चीज़ों को सोचना छोड़ो। और जब वो ये सब कर रही थी इतने में जो झाड़ियाँ थी वो हिलना शुरू हो गई और गार्ड को ये महसूस हुआ। गार्ड ने कहा वहाँ पर कौन है
है, अभी बाहर हो, ये कहते हुए उसने सैंडी को लिटरली उसकी शर्ट से पकड़ के उठा लिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें पता है ना ये जगह बैन है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे सैंडी बोल रही थी मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, इतने में ही कोई उतरता है और कहता है कुछ देर के लिए रुको, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी एंजल होती है, मतलब वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है एंजल, इसके कान बड़े बड़े होते हैं और ये बोलती है कि तुम्हें पता है ये मेरी गेस्ट है तो उसको छोड़ दो। वो गार्ड जो होता है वो झुकता है और कहता है गॉडेस मुझे माफ़ कर दीजिए और आपको अगर कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बुलाइएगा, मैं आपके लिए फ़ौरन ही ले आऊँगा। यहाँ पर आपको इस गॉडेस के दो रूप दिखने वाले हैं, तो चलो आगे चल के देखते हैं। आगे में दिखाया जाता है वो लोग एक रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर जो सैंडी होती है वो कहती है मुझे यकीन नहीं आता पैलेस इस तरह का एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में भी, बाकी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें इस गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि पहले बहुत शांत होकर मासूमों की तरह बैठी होती है और अगले ही पल कांट यू गाइस बिलीव ये लड़की मतलब कि गॉडेस फौरन ही आ जाती है इसके पाँवों में, मतलब सैंडी के पाँवों में, कहती है मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, हमसे गलती हो गई। सैंडी बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है, कि इन लोगों ने मुझे पहचान लिया। सो यस अभी इट्स इनफ फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इस कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए तो बस इसके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 500 लाइक्स कंप्लीट करवाने। जैसे ही आप लोग ये कर दोगे वैसे ही मैं वीडियो को फ़ौरन ही अपलोड कर दूँगी और मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर की लिस्ट अभी तक 3000 को रीच की है, तो मेरे ख्याल से 3000 लोगों के लिए 500 लाइक्स करना इट्स नॉट गोना बी बिग डील एट ऑल। ओके देन, तो आप लोगों से मिल रहा है तब जब आप लोग 500 लाइक्स जो है कंप्लीट करवा दोगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।